हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आइए आज हम अपने सीरीज को आगे ले चलते हैं, बायोलॉजी सीरीज को। आज का हमारा टॉपिक है पोषण तथा पाचन, डेट इज़ न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में दांत होते हैं। मेढक में दांत किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है होमोडेंट, थिकोडेंट, हेट्रोडेंट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, होमोडेंट क्या होता है, थिकोडेंट क्या होता है। तो होमोडेंट होता है जो एक ही प्रकार के दांत होता है, उसे होमोडेंट बोलते हैं। जैसे मेढक में एक ही प्रकार के दांत होता है, इसलिए मेढक का दांत होमोडेंट हुआ। मनुष्य का दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये 4 प्रकार के हुए, यानी कि अलग अलग टाइप हुए। तो मनुष्य के दांत जो होते हैं हेट्रोडेंट होते हैं। मनुष्य के दांत हेट्रोडेंट, यहाँ मेढक का पूछा गया है इसलिए मेढक का हो जाएगा होमोडेंट। मेढक के दांत होते हैं होमोडेंट। हेट्रोडेंट मीन्स अलग अलग टाइप के। एक होता है थिकोडेंट। थिकोडेंट होता है जो मसूड़ा में धंसा हुआ रहता है, यानी एम्बेडेड लाइक स्ट्रक्चर को थिकोडेंट बोलते हैं। एम्बेडेड लाइक स्ट्रक्चर को थिकोडेंट बोला जाता है। एम्बेडेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है थिकोडेंट। ठीक है, थिकोडेंट इसे बोला जाता है। एम्बेडेड लाइक स्ट्रक्चर को थिकोडेंट बोला जाता है। होमोडेंट एक ही टाइप का, थिकोडेंट एम्बेडेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जो मसूड़ा में धंसा होगा। हेट्रोडेंट अलग अलग टाइप का, यानी कि मनुष्य में 4 होता है। एक होता है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला होता है, एक होता है प्राइमरी टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ, और एक होता है परमानेंट, और एक होता है टेम्पोररी। परमानेंट ये हुआ टेम्पोररी टीथ। तो टेम्पोररी टीथ होता है, इसका फार्मूला होता है 2102। 2102 इसका फार्मूला होता है टेम्पोररी का, यानी कि ये प्रीमोलर जो होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। 2102 प्रीमोलर नहीं होगा। परमानेंट टीथ होता है, इसका फार्मूला होता है 2123 होता है परमानेंट का डेंटल फार्मूला, और टेम्पोररी होता है 2102। तो ये फार्मूला भी पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। मनुष्य में एक होता है हेट्रोडेंट, साथ ही साथ मनुष्य का जो दांत होता है वो डाइफोडेंट होता है। डाइफोडेंट कहने का मतलब है 2 बार दांत। डाइफोडेंट कहने का मतलब मनुष्य का दांत 2 बार आता है। एक बार झड़ जाने के बाद फिर से पुनः उत्पन्न होता है, तो इसे बोलते हैं डाइफोडेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, दांत का शिखर किस चीज़ का बना होता है? दांत का शिखर किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन है कार्टिलेज, उपस्थिका, इनामेल का, डेंटाइन का या काइटिन का। तो दांत का शिखर जो है, दांत का शिखर किस चीज़ का बना है? तो दांत का शिखर डेंटाइन का बना होता है। दांत का शिखर डेंटाइन का बना होता है। दांत के बाहरी परत को इनामेल कहा जाता है। बाहरी परत को इनामेल कहा जाता है। यह सबसे शरीर का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इनामेल शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। दांत का ऊपरी सतह डेंटाइन का बना होता है। काइटिन जो होता है, काइटिन कीट के बाहरी परत को काइटिन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन होता है क्या? पूछने का मतलब है पेप्सिन क्या है? हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है या पोषक तत्व है? तो पेप्सिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम्स होता है। ठीक है, पेप्सिन एक मूल रूप से एंजाइम है। हार्मोन होता है, हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है। हार्मोन हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है। ठीक है, विटामिन्स जो होता है शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है, शरीर को बीमारी से रक्षा करता है विटामिन्स। सभी एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है।
ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? ग्लूकोज का संग्रह कहाँ होता है? ऑप्शन है यकृत में, तिल्ली में, लीवर और मसल्स में, या यकृत और तिल्ली में। सही आंसर है यकृत और पेशी में। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है, संग्रह होता है यकृत तथा पेशी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है? दंत इनामेल को कौन सा कठोर बनाता है? ऑप्शन है कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम। हमारा सही उत्तर है फ्लोरीन। दंत इनामेल को कठोर बनाने वाला पदार्थ है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थ का निवारण, या प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो पित्त का मुख्य कार्य है पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? यकृत जो पित्त बनाता है वो गॉल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है? तो यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? तो पित्त पहले हेपेटिक सेल्स में जाता है, हेपेटिक डक्ट, फिर उसके बाद सिस्टिक डक्ट, यानी ऑप्शन हमारा सी सही है, सिस्टिक डक्ट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है? किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है इंसुलिन, बी है एस्ट्रियोडोल, सी है ग्लाइकोजन, डी है उपयुक्त सभी। तो किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यकता होती है? एस्ट्रियोडोल के संश्लेषण हेतु। एस्ट्रियोडोल के संश्लेषण हेतु कोलेस्ट्रॉल महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, यानी डिग्रेडेशन होता है? आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? ऑप्शन है छोटी आंत, कोलन, स्टमक, सिक्कम। तो ऑप्शन सही उत्तर है छोटी आंत सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रेनिन का स्रावन करने वाला अंग। रेनिन कौन सा अंग स्रावन करता है? यकृत, आमाशय, किडनी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेनिन स्रावित करता है आमाशय के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसमें यूरिया बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब दो जीव साथ रहते हैं, एक को लाभ हो दूसरे को कोई लाभ न हो। जब दो जीव साथ रहें, एक को लाभ हो दूसरे को कोई लाभ न हो, तो वह क्या कहलाता है? पैरासाइटिज्म, प्रीडिटेशन, सिम्बियोसिस, कम्युनलिज्म। तो इसे बोला जाता है कम्युनलिज्म। एक को लाभ हो, यानी एक पॉजिटिव हो, एक को लाभ हो, एक को कोई लाभ न हो, तो इसे बोला जाता है कम्युनलिज्म। पैरासाइटिज्म में एक को लाभ हो दूसरे को हानि हो, तो इसे बोला जाता है पैरासाइट। एक बोला जाता है प्रीडिटेशन मीन्स एक पूर्णतः उसी पे आधारित हो, उसी पे निर्भर करता हो, उसे बोला जाता है प्रीडिटेशन। सिम्बियोसिस दोनों को फायदा हो, किसी को घाटा न हो, उसे बोला जाता है सिम्बियोसिस। जैसे लाइकेन कवक और शैवाल का मिश्रण है, लाइकेन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करता है। कम्युनलिज्म में होता है एक को लाभ दूसरा को कोई लाभ न हो, तो उसे बोला जाता है कम्युनलिज्म। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? कौन सा अंग रोगाणु का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? ऑप्शन है टॉन्सिल, तो नहीं। अगला ऑप्शन है यकृत, ब्रिक और लिम्फेटिक टिश्यू। सही उत्तर है लीवर सही उत्तर है। अगला
उपापचय दर सर्वाधिक किस में होती है? मेटाबॉलिक रेट सबसे ज़्यादा किस में होती है? ऑप्शन है चूहा में, आदमी में, हाथी में, बंदर में। तो उपापचय दर सर्वाधिक होती है चूहा में। इन रैट उपापचय दर सर्वाधिक ज़्यादा होता है चूहा में। अगला प्रश्न है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्यों? शरीर का रचनात्मक भाग है, एंजाइम ऊर्जा प्रदान करता है, जैव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, या तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो एंजाइम जो है मूल रूप से कैटलिस्ट है, बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट बोला जाता है। बायो कैटलिस्ट यानी कि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं 40 डिग्री सी, सही उत्तर है 40 डिग्री सी, यानी कि 35 प्लस माइनस 5, 35 प्लस माइनस 5 डिग्री पे ये ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, पीत का निर्माण कहाँ होता है? पीत का निर्माण होता है, बतलाना है पीत का निर्माण कहाँ होता है। रक्त में, यकृत में, गॉल ब्लैडर में, कोलिस्टोकाइनिन में। तो सही उत्तर है पीत का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी, निर्माण यकृत में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, खरगोश में दांत किस प्रकार होते हैं? होमोडेंट होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, थिकोडेंट होते हैं। तो थिकोडेंट बतलाया गया, जो एम्बेडेड लाइट स्ट्रक्चर को बोला जाता है थिकोडेंट। तो खरगोश में जो दांत होते हैं थिकोडेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है? सैप्रोफाइट, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, इपीफाइट। यहाँ दो ऑप्शन है, यहाँ से ध्यान देना है। स्पोरोफाइट है, एक सैप्रोफाइट है। तो जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे सैप्रोफाइट कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद कौन से हैं? मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स, ग्लिसरॉल या ग्लाइकोजेन। तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद मोनोसैक्राइड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद मोनोसैक्राइड्स। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है कहाँ? शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? वृक्क में, यकृत में, रक्त में, मूत्राशय में। यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रावो के रूप में सबसे पहले एंजाइम को तैयार किया गया। रावो के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? क्रिस्टल के फॉर्म में किस एंजाइम को सर्वप्रथम तैयार किया गया था? ऑप्शन है जाइमेज, यूरेज, लाइपेज, प्रोटीएज। सही उत्तर है यूरिएज। यूरिएज सबसे पहले एंजाइम के रूप में, रावा के रूप में एंजाइम यूरिएज को तैयार किया गया। अगला प्रश्न, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादप को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादप के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? सहभोजी, शाकाहारी, प्लैंक्टॉन्स, फौना एंड फ्लोरा। तो इसे प्लैंक्टॉन्स कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। जो समुद्र में छोटे छोटे जीव होते हैं उसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं, यानी कि हमारा सही उत्तर है प्लैंक्टॉन्स। फौना बोला जाता है, फौना है तो फौना बोला जाता है एनिमल्स को, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले एनिमल्स को बोला जाता है फौना, एनिमल्स। और फ्लोरा बोला जाता है प्लांट्स को, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट्स को फ्लोरा और एनिमल्स को फौना बोला जाता है। प्लैंक्टॉन्स होता है समुद्र में छोटे छोटे जीव, जिसे प्लैंक्टॉन्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु कौन सा है?
सहजीवी जीवाणु यानी कि सिम्बियोटिक बैक्टीरियम कौन सा है? ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, क्लोस्ट्रिडियम। सिम्बियोटिक बैक्टीरियम है राइजोबियम। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? दूध और उत्पाद, दाल, अनाज, सब्जियां। किस वस्तु श्रेणी पर खाने का सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? तो है अनाज। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न, लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधे के सहजीवी सहचर्य से बनता है। यह किन दो वर्गों के पौधे होते हैं? लाइकेन जो होता है किसका किसका मिश्रण है? तो शैवाल और कवक का। शैवाल और कवक का। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है प्रतिजन, प्रतिजैविक, रोग प्रतिकारक, रोगाणुरोधक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिजैविक। जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है उसे प्रतिजैविक कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है हमारा, निम्न के द्वारा दूध खट्टा होता है। दूध खट्टा किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, निमेटोड, वायरस। तो दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूध से दही जमता है किसके द्वारा? कवक द्वारा, नीले शैवाल, हरित कवक, बैक्टीरिया। अभी देखें, दूध से दही जमने वाला कारक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध से दही में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4। मनुष्य में पाए जाने वाला एकमात्र अम्ल होता है HCl, यानी कि यही पेट के जीवाणुओं को नष्ट करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है HCl। अगला प्रश्न, सुक्रोज में होता है क्या? सुक्रोज किसका किसका मिश्रण है? तो सुक्रोज ऑप्शन है ग्लूकोज ग्लैक्टोज का, ग्लूकोज फ्रैक्टोज का, फ्रैक्टोज ग्लैक्टोज का, ग्लूकोज फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज का। तो सुक्रोज जो मिश्रण होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इक्वल टू सुक्रोज होता है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, यकृत, हृदय, गुर्दा। तो सही उत्तर है यकृत। यकृत सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा यकृत, सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। गुर्दा की संख्या, इसकी संख्या 2 होती है। हृदय 1 होता है जिसमें 4 वैषम पाए जाते हैं। मस्तिष्क 1300 से 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न, यकृत का वजन लगभग 1.5 kg से अधिक होता है। मस्तिष्क का 1300 से 1400 और हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। यकृत का वजन 140 से 150 ग्राम तक होता है। 140 से 150 ग्राम। अगला प्रश्न, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन होता है? ऑप्शन है यकृत, अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय। तो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल यकृत में उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, बेरियम मिल किस ब्लैंक्स के लिए प्रयुक्त होता है? यानी बेरियम मिल का प्रयोग हम किस में करते हैं? रक्त समूह की जांच में, पोषण नाल में एक्स किरण, मस्तिष्क का एक्स किरण या तीनों में से कोई नहीं। तो बेरियम मिल का उपयोग पोषण नाल के एक्स किरण में यूज किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला, मानव शरीर में
भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव होता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? अमाशय में, यकृत, अग्नाशय, बृहदान्त्र। सही उत्तर है अग्नाशय में। लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? अग्नाशय में। अगला प्रश्न, प्रौढ़ में 4 प्रकार के दांत होते हैं। प्रौढ़ यानी कि मनुष्य में, एडल्ट में 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक नुकीला, एक मूल वाला दांत क्या कहलाता है? एक नुकीला मूल वाला दांत क्या कहलाता है? चवर्णक, अग्र चवर्णक, रदनक या कृंतक। तो सही उत्तर है रदनक। नुकीला मूल वाला दांत रदनक कहलाता है। कृंतक को बोलते हैं इंसाइजर, कैनाइन। रदनक को बोलते हैं कैनाइन। जो नुकीला दांत होता है उसे रदनक बोला जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित एंजाइम में कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं रहता है? कौन सा एंजाइम सामान्यतः वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं रहता है? रेनिन, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, एमाइलोपेक्सिन। रेनिन जो एंजाइम है वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं रहता है। यह बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। रेनिन का मुख्य कार्य दूध का पाचन करना होता है। रेनिन एंजाइम वयस्क में नहीं पाया जाता है। ये मोस्टली बच्चों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य दूध का पाचन है, दूध का पाचन करना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है लार की प्राकृतिक कैसा होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो लार का पीएच वैल्यू अगर देखें तो लार का पीएच वैल्यू होता है 6.5 to 8। तो ये हुआ हमारा 7 से कम है, यानी एसिटिक यानी अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा अम्ल में, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में, माल्टोज में। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है? चीनी के रूप में, स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। सही उत्तर है ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित होता है। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित होता है कहाँ से? श्लेष्मीय से, पेट से, अग्नाशय से या जिगर से। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित कहाँ से होता है? तो वो होता है स्रावित जिगर से। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। बाइल जूस का निर्माण यकृत करता है, वह भोजन को क्षारीय बनाता है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है सामान्य व्यक्ति में 100 ml रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच होना चाहिए? किसके बीच रहता है? कोलेस्ट्रॉल का लेवल पूछ रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होता है? 250 से 300 mg, 150 से 250 mg, 100 से 150, 50 से 100। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना चाहिए 100 से 150 mg। इससे ज़्यादा है तो पेशेंट डायबिटीज़ का है, डायबिटीज है। अगला प्रश्न, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, सैप्रोफाइट, पैरासाइट्स। जो खाद्य बना सकते हैं उसे बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो खाद्य स्वयं बना सकते हैं, भोजन स्वयं बना सकते हैं। ऑटो जो दूसरे पर निर्भर करते हैं उसे हेटेरो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कौन सा लार का लाभ नहीं है? कौन सा लार का इसमें से कौन सा लाभ नहीं है? निगलने में मदद करता है, ठीक है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, तो ये नहीं करता है लार का, ये कम नहीं है। मुख तथा दांत को सफाई रखती है, ये भी सही है।
होठ तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है। ये भी सही है, यानी कि हमारा सही उत्तर हो गया आरबीसी की वृद्धि करना। ये नहीं होता है। अगला प्रश्न, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या हैं? सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक, फफूंद। एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यकृत कई कार्य करता है। यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक क्या है? उत्तक लयन, प्रोटीन का पाचन, ग्लाइकोजन उत्पत्ति, लवण संतुलन बनाए रखना। यकृत का मुख्य कार्य इनमें से कौन सा एक है? तो ग्लाइकोजन का उत्पादन करना एक कार्य है यकृत का। अगला प्रश्न, सर्प के 20 दांत। सर्प के 20 दांत हैं कौन सा? सर्प के पॉइजनस फंगस जो होते हैं, काटता है हमें, जिससे वो कौन सा है? जंभिका दंत, विशिष्ट रचना है, पूर्व जंभिका दंत है या बोमरीय दंत है? तो ये होते हैं जंभिका दंत। सर्प के 20 दंत पॉइजनियस फंगस जो होते हैं वो जंभिका दंत होते हैं। अगला प्रश्न, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है किसके द्वारा? नाइट्रोजन चक्र, क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलिसिस, अनॉर्थिन चक्र द्वारा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है अनॉर्थिन चक्र के द्वारा। अनॉर्थिन चक्र के द्वारा यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जंतु में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? जंतु में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? वृक्क, यकृत, हृदय, फेफड़ा। कौन सा वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? सही उत्तर है यकृत। यकृत का कार्य है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करना। अमीबा अपना आहार किस प्रकार ग्रहण करता है? अमीबा अपना आहार किस प्रकार ग्रहण करता है? एंडोसाइटोसिस के द्वारा, जीव द्रव कुंचन के द्वारा, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस द्वारा, एक्सोसाइटोसिस द्वारा। तो अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है? तो एक्सोसाइटोसिस द्वारा। अमीबा अपना आहार किस प्रकार ग्रहण करता है? तो अमीबा अपना जीव द्रव कुंचन के द्वारा अपना आहार ग्रहण करता है। जैसे ये एक अमीबा है, यहाँ पे इसका आहार है, ये इसके खाने वाला पार्ट है, तो ये यहाँ पे जाएगा और इसके जैसा स्ट्रक्चर बनाकर ये इस प्रकार, ये अमीबा हुआ, तो ये ऐसे बनाएगा और एक स्टेज ऐसा आएगा कि जैसे इसको पूरा खा जाएगा। इसे ही बोलते हैं जीव द्रव कुंचन। यानी इसके पास जाकर और अपने पार्ट्स को उस आकार में बनाकर उसे पूरे अपने अंदर समाहित कर लेता है, वो कहलाता है जीव द्रव कुंचन। अगला प्रश्न है, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तन हो जाता है, वसा शक्कर में बदल जाता है, प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो रोटी चबाने पर मीठा लगता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। इसके अगले क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में डिसाइड करेंगे, अगले लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।